हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने चैप्टर 3 का एक फर्स्ट पार्ट पढ़ा था जिसके अंदर हमने प्रिस्क्रिप्शन पढ़ा था, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन पढ़े थे, हैंडलिंग पढ़ी थी, वो सारी चीज़ें। ठीक है, अब चैप्टर 3 का ही आपका एक सेकंड पार्ट आता है, दैट इज द डिस्पेंसिंग प्रोसेस। दैट मीन्स आपका जो भी प्रिस्क्रिप्शन है आप उसको किस पर्टिकुलर तरीके से यहाँ पे डिस्पेंस करते हो। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि डिस्पेंसिंग होती क्या है, मैंने बहुत बार हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि डिस्पेंसिंग बेसिकली वो एक पर्टिकुलर चीज़ है जो आपके पास एक फार्मासिस्ट के पास, एज अ फार्मासिस्ट अगर आपके पास कोई भी प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है, उस प्रिस्क्रिप्शन को आपने रिसीव करना है, रीड करना है, सारी चीज़ें एनालाइज करनी है और फिर जो भी उसके अंदर ड्रग्स मेंशन्ड है, मेडिकामेंट जो भी गिवन है, डोसेज फॉर्म, सारी चीज़ें उसको अच्छे से पढ़ के उसको एनालाइज करके फिर आपको जो भी ड्रग्स वहाँ पे मेंशन्ड है वो आपको वहाँ पे अपने पेशेंट को डिलीवर करना है। ठीक है, तो बेसिकली डिस्पेंसिंग यही पूरा प्रोसेस होता है। मेजरली अगर हम एज अ डेफिनेशन बात करें तो ये क्या होती है, फार्मेसी की प्रैक्टिस होती है। ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। जब भी हम यहाँ पे प्रैक्टिस की बात करते हैं तो उसका ये मतलब है कि आप उस प्रोफेशन में हो और वो काम आप वहाँ पे कर रहे हो। प्रैक्टिस दैट डजंट मीन कि आप उसको ट्राई कर रहे हो या आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, जैसे हम एक डॉक्टर्स की बात करते हैं तो डॉक्टर्स को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रैक्टिशनर्स। प्रैक्टिशनर, डॉक्टर को प्रैक्टिशनर्स क्यों कहते हैं? अब वो कोई प्रैक्टिस या कोई ट्रायल एंड हिट एंड ट्रायल मेथड तो कर नहीं रहा। वो चीज़ यहाँ पे इसीलिए कही जाती है क्योंकि एक डॉक्टर जो है वो अपनी डिग्री करके वो पूरा लाइफ टाइम अपना प्रैक्टिस करता है। ठीक है, तो लाइफ टाइम जो भी अपने वो पेशेंट्स देख रहा है तो वो सारी चीज़ें वो प्रैक्टिस कर रहा है। इसलिए एक डॉक्टर को या जो भी हमारे जो रजिस्टर्ड RMPs होते हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, इनको हम यहाँ पे प्रैक्टिशनर्स कहते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली जब आप फार्मेसी में प्रैक्टिस कर रहे हो दैट मीन्स फार्मेसी करके आप जो भी अब इसके अंदर जितना भी काम कर रहे हो, जैसे ड्रग की डिस्पेंसिंग करना है या कुछ भी काम है इसके अंदर में जो भी आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी यहाँ पे कर रहे हो। ठीक है, तो डिस्पेंसिंग क्या है, आपका प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी का एक पार्ट है जिसके अंदर बेसिकली कौन इन्वॉल्व होता है, हमारे पास फार्मासिस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। फार्मासिस्ट क्या काम करता है यहाँ पे, जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया था, ठीक है, डॉक्टर ने जो भी प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया था उस, और ये प्रिस्क्रिप्शन किसके लिए था, ऑब्वियसली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट, ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। तो बेसिकली जो डॉक्टर ने पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए एक प्रिस्क्रिप्शन दिया है, उस प्रिस्क्रिप्शन के अंदर फार्मासिस्ट की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो रही है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीज आपकी क्या होती है, डिस्पेंसिंग होती है। डिस्पेंसिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी विच इन्वॉल्व द फार्मासिस्ट, ठीक है, विच इन्वॉल्व द फार्मासिस्ट इन डिस्पेंसिंग द ड्रग्स which is written in a doctor prescription in favor of the treatment of the patient। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीज आपका डिस्पेंसिंग कहलाता है। ठीक है, अब हम डिस्पेंसिंग के अंदर अगर हम बात करते हैं तो आपने ये चीज एनालाइज करी है कि हमने पहले एक पढ़ा था गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। ठीक है, ये चीज हमने पहले के लेक्चर्स में यहाँ पे स्टडी की है। दैट मीन्स उसके अंदर जो भी फार्मेसी के अंदर जो भी गुड आपकी फार्मेसी प्रैक्टिस होनी चाहिए या फार्मेसी के अंदर किस किस तरीके से आपको काम करना चाहिए, वो सारे पैरामीटर्स हमने यहाँ पढ़े थे। ठीक है, वैसे ही आपकी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होती है और इसके सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पे आपका क्या होता है, गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस, गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस। ऑब्वियसली ये आपके डिस्पेंसिंग का ही एक पार्ट है। अब गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस की जब यहाँ पे बात हो रही है तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकती है कि आपको डिस्पेंसिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है टू डिस्पेंस अ ड्रग या फिर टू डिस्पेंस द मेडिकामेंट टू द पेशेंट। तो इसके अंदर मेजरली आपके पास क्या चाहिए, हमारा जो भी एनवायरनमेंट है वो सेफ, क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं। ठीक है, जो भी आपका फार्मेसी है या जो ड्रग स्टोर है वो आपका सेफ, क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड फार्मेसी स्टोर या फिर वहाँ पे जो भी एनवायरनमेंट है वो चीज़ आपकी सेफ होनी चाहिए जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, बिकॉज यू नो यू आर डीलिंग विद द ड्रग्स। ठीक है, तो उन ड्रग्स की स्टेबिलिटी और उनकी प्योरिटी, एफिकेसी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट इसी के साथ में अगर हम गुड फार्मेसी प्रैक्टिस की बात करते हैं या फिर गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस की बात करते हैं तो इसके अंदर हमें क्या चाहिए, अब आपका जो भी मेडिकामेंट दे रहा है वो पर्सन कौन होगा, ऑब्वियसली वो पर्सन यहाँ पर क्वालिफाइड या फिर ट्रेंड पर्सन होना चाहिए। ठीक है, ट्रेंड पर्सन या फिर ट्रेंड स्टाफ हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए जो भी आपकी डिस्पेंसिंग यहाँ पे कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे हो सकती है आपकी एडिक्वेट शेल्फ्स एंड स्टोरेज।
एडिक्वेट शेल्फ एंड स्टोरेज का क्या मीनिंग है? जो भी आपकी फार्मेसी स्टोर है या फिर जो भी आपका ड्रग स्टोर है, वहाँ पे जितने भी शेल्फ रैक्स हम बनाते हैं, तो जो ड्रग की मेडिकामेंट या ड्रग्स का जो भी आप वहाँ पे स्टोर कर रहे हो, बेसिकली उस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे कि वो चीज़ आपकी एडिक्वेट होनी चाहिए। एडिक्वेट मीन जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं पर्याप्त होनी चाहिए वो चीज़, कि जितनी रिक्वायरमेंट्स आपकी स्टैंडर्ड्स में गिवन है वो सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसी के साथ आपका आ जाता है सूटेबल मटेरियल्स होना चाहिए आपका, किस चीज़ के लिए? पैकेजिंग के लिए या फिर कंपाउंडिंग के लिए। सुटेबल मटेरियल्स या फिर हम कह सकते हैं इक्विपमेंट्स फॉर पैकेजिंग एंड कंपाउंडिंग ऑफ द ड्रग्स, ठीक है। मतलब कोई भी आप ड्रग अगर कंपाउंड करने की ज़रूरत पड़ रही है, आपको 2 या 3 रॉ मटेरियल इन्वॉल्व करके कुछ बनाना पड़ रहा है, तो वो चीज़ आपकी कंपाउंडिंग है। या फिर अगर आप वहाँ पे पैकेजिंग कर रहे हो तो उन सारी चीज़ों के लिए आपके पास सूटेबल मटेरियल, इक्विपमेंट या जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए वो सारी यहाँ पे आपके पास फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या होती है, गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस के अंडर में आती है। दीज आर द बेसिस या फिर हम ये कह सकते हैं बेसिक्स ऑफ गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है अगर कोई भी पर्सन वहाँ पे डिस्पेंसिंग कर रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, हमने जो गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस जो हमने यहाँ पे देखी है या गुड डिस्पेंसिंग प्रोसीजर जो है, उसके साथ साथ में एक फार्मासिस्ट का यहाँ पे क्या रोल होता है कि जो भी आपने आपका प्रिस्क्रिप्शन आया है उस प्रिस्क्रिप्शन को यहाँ पे पहले रिसीव करना है, फिर उसको एनालाइज करना है या फिर ऑब्जर्व करना है, एग्जामिन करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और इफ़ इन केस यहाँ पे कोई भी आपके पास एरर्स आते हैं तो उन एरर्स को क्या करना होता है, आपको डिटेक्ट करना है और फिर उसको रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई हम कह सकते हैं कि उसको रिमूव करना, बेसिकली जो भी एरर यहाँ पे आया। एरर्स यहाँ पे क्या हो सकते हैं, किसी भी प्रिस्क्रिप्शन की, जैसे कोई भी आपके पास डोज है तो कोई आपकी डोज डबल हो गई है यहाँ पे, ठीक है। या फिर किसी डोज में ड्रग इंटरेक्शन हो रही है, ड्रग फूड इंटरेक्शन यहाँ पे हो सकती है, या हम कह सकते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन दैट मीन्स किसी पर्टिकुलर केस में या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको कोई ड्रग को अवॉइड करना है और उस केस के अंदर वो कॉन्ट्रा इंडिकेट हो रही है ड्रग, तो वहाँ पे एक फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सारे एरर्स को एनालाइज करे और इनको डिटेक्ट करके फिर रेक्टिफाई कर दे, ठीक है। तो बेसिकली गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस के साथ साथ में यहाँ पे हम क्या करते हैं, एनालाइज या फिर स्क्रीनिंग करना भी एनालाइज करना ही होता है बेसिकली, और या फिर इसको हम यहाँ पे वैलिडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली प्रिस्क्रिप्शन को एक फार्मासिस्ट की सबसे मेजर और इम्पॉर्टेंट ड्यूटी यहाँ पर यही होती है कि जब वो अपना प्रिस्क्रिप्शन एक रिसीव कर रहा है तो रिसीव करने के साथ साथ में ही वो यहाँ पे इन सारी चीज़ों का ध्यान रखे, उसके प्रिस्क्रिप्शन को स्क्रीन करे, उसकी डेट कब की है, डॉक्टर कौन सा है, पेशेंट है, ये सारी चीज़ें हम अभी आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। और उसके साथ में या जो भी उसके अंदर ड्रग्स, मेडिकेशन, सारी चीज़ें गिवन है उनको अच्छे से एनालाइज करके वैलिडेट करके फिर जाके अपने पेशेंट को वो चीज़ें वहाँ पे वो डिलीवर करे या फिर डिस्पेंस करे, ठीक है। कोई भी इन केस ऑफ मेडिकामेंट कोई भी एरर यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होता, बिकॉज यू ऑल नो एक मेडिकामेंट की वजह से पेशेंट की लाइफ के ऊपर यहाँ पे बात आ जाती है। इसीलिए फार्मासिस्ट की बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ होती है कि वो किसी भी प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव कर रहा है तब उसको बहुत अच्छे से रिसीव करे, उसको रीड करे, फिर ही वहाँ पे वो अपना ड्रग डिस्पेंस करे, ठीक है। अगर उसको कोई भी डाउट होता है तो वो वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन को जो भी आपका प्रिस्क्राइबर है, प्रिस्क्रिप्शन का जो प्रिस्क्राइबर है दैट मीन्स जो डॉक्टर है, उसको वहाँ पे अप्रोच कर सकता है या फिर उसको वहाँ पे उसको अप्रोच करना ही चाहिए, ठीक है, ताकि आपके जो भी एरर्स हैं हम उनको मिनिमाइज यहाँ पे कर सके। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्पेंसिंग प्रोसेस की, कि इसके अंदर आपकी कौन कौन सी प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, ठीक है। डिस्पेंसिंग प्रोसेस, तो डिस्पेंसिंग प्रोसेस में सबसे पहला आपके पास क्या आ सकता है यहाँ पे, प्रोसेसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, प्रोसेसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, प्रोसेसिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन के अंडर भी यहाँ पे और इसके सब पॉइंट्स में हम यहाँ बात करते हैं, तो सबसे पहला आपके पास आता है स्क्रीनिंग, ठीक है। स्क्रीनिंग की जब हम यहाँ बात कर रहे हैं, हमने अभी देखा है स्क्रीनिंग के अंदर आप क्या करते हो, जब कोई भी आपने प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे रिसीव किया है तो उस प्रिस्क्रिप्शन को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर प्रिस्क्रिप्शन को हम यहाँ पे स्क्रीनिंग कर रहे हैं और उसकी यहाँ पे वैलिडेशन चेक कर रहे हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली इनिशियली आपको जो भी स्टेप्स हम अभी वर्बली डिस्कस कर रहे थे उनको अब यहाँ पे पॉइंट्स में आपको लिखना रहेगा, ठीक है। तो जो भी प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आया है उसकी स्क्रीनिंग की है, उसकी वैलिडेशन की है, इंश्योर किया है कि आपका पेशेंट वही है या पेशेंट की डिटेल्स आपकी सेम है, मैच कर रही है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको एनालाइज करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्क्रीनिंग के अंदर हम और क्या चीज़ देख सकते हैं,
नेक्स्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम किसी भी प्रिस्क्रिप्शन की स्क्रीनिंग कर रहे हैं या फिर हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, तो जो भी वो आपका प्रिस्क्रिप्शन होता है वो लिजाएबल होना चाहिए, ठीक है। लिजाएबल दैट मीन्स आपका ऐसी लैंग्वेज या फिर ऐसी टर्म्स वहाँ पे गिवन होनी चाहिए जिसको आप इजीली रीड कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करें तो रीडेबल वो चीज़ यहाँ पे होनी इंपॉर्टेंट है। अगर वो चीज़ रीडेबल नहीं है तो इस चीज़ को हम यहाँ पे इन फॉर्म ऑफ प्रिंटेड भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो प्रिस्क्रिप्शन की जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो वो आपका रीडेबल होना चाहिए या फिर इन अ फॉर्म ऑफ प्रिंटेड होना चाहिए या फिर कंप्यूटराइज्ड यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्स में जब हम बात करते हैं तो जो भी आपका पेशेंट है उसकी डिटेल्स को हम यहाँ पे पूरा एनालाइज करते हैं। दूसरा जो भी आपका प्रिस्क्राइबर है उसकी डिटेल्स को हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं, ठीक है, कि जो भी पेशेंट है उसका नेम, एज, सेक्स, उसका ब्लड ग्रुप या जो भी उसकी डिजीज है, जो भी डायग्नोसिस है वो पर्टिकुलर कौन सी चीज़ है। दूसरा आपका प्रिस्क्राइबर कौन है, कौन सा डॉक्टर है, किस कैटेगरी का, किस ब्रांच का, किस फील्ड का वो डॉक्टर है, उस डॉक्टर ने वहाँ पे क्या एनालाइज किया है। दूसरा इसी के साथ साथ में प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर का नाम हम ऊपर तो देखते ही हैं, लास्ट में बट डॉक्टर की सिग्नेचर और स्टैम्प होना भी वहाँ पे कंपलसरी है टू एंश्योर द कि ये पर्टिकुलर चीज़ आपकी उस प्रिस्क्राइबर ने अपनी प्रेजेंस में ही यहाँ पे पेशेंट को प्रोवाइड की है, ठीक है। नेक्स्ट इसी के साथ में अगर हम देखते हैं इन केस ऑफ चिल्ड्रंस, ठीक है, तो अगर कोई भी चिल्ड्रन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और वो चिल्ड्रन अगर आपका 12 साल से कम है या फिर 12 ईयर से उसकी कम एज है, तो उस केस में पेशेंट का या फिर जो भी चाइल्ड है उसकी एज और उसकी वेट यहाँ पे एनालाइज की जाती है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि वेट आप हर किसी पेशेंट का एनालाइज नहीं करते, या तो अगर वो कोई चाइल्ड है तो ही उसका वेट यहाँ पे वेट एनालाइज किया जाता है, ठीक है। और इसके साथ में जब भी आप कोई प्रिस्क्रिप्शन देखते हो तो प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए यूजुअली ये कहा जाता है कि आपको जेनेरिक नेम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। दैट मीन्स जेनेरिक नेम आपका प्रेफर किया जाता है ओवर ब्रांड नेम और ट्रेड नेम, ब्रांड नेम और ट्रेड नेम, ठीक है। तो जब आप किसी भी प्रिस्क्रिप्शन की स्क्रीनिंग करते हैं तो उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे एनालाइज करनी होती है। नेक्स्ट आपके पास आता है इंटरप्रिटिंग द प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर्स। ये ए का ही सेकंड पार्ट है आगे कंटिन्यू में, ठीक है। इंटरप्रिटिंग द प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर्स। अब हम यहाँ पे जो इंटरप्रिटेट की बात कर रहे हैं तो इंटरप्रिटेट करना दैट मीन्स किसी भी फार्मासिस्ट का यहाँ पे हम इन्वॉल्व होने की बात कर रहे हैं इन द डॉक्टर्स जो भी प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे प्रोवाइड है या फिर अवेलेबल है उसके लिए, ठीक है। तो जो भी पर्सन यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करेगा ऑब्वियसली कोई वो फार्मेसी टेक्नीशियन या फिर फार्मासिस्ट ही होगा, तो उसको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे एनालाइज करनी होगी। उसको वहाँ पे डोज देखना होता है, फ्रीक्वेंसी देखनी होती है कि कौन सी डोज है, कितनी फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स कितना आपको दिया जा रहा है। दूसरा ड्यूरेशन की कितने टाइम तक वो आपको पर्टिकुलर मेडिकामेंट या ट्रीटमेंट आपको दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी के साथ में हम ये देखते हैं कोई ड्रग इंटरेक्शन या फिर ड्रग फूड इंटरेक्शन तो यहाँ पे नहीं हो रही, ठीक है। नेक्स्ट इसी के साथ में आपको ये देखते हो कि मेडिकेशन डुप्लीकेशन तो नहीं हो रही, ठीक है। मेडिकेशन डुप्लीकेशन दैट मीन कोई भी एक पर्टिकुलर मेडिसिन कभी डुप्लीकेट तो नहीं हो रही या कोई भी दो ऐसे सॉल्ट तो नहीं है जिनका जो भी थेरेपेटिक इफेक्ट है वो एग्जैक्ट सेम है या फिर आपकी बॉडी में जाके बिल्कुल सेम तरीके से काम करेगा, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे हम CI को एनालाइज करते हैं। CI दैट मीन्स आपका कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि किसी एक पर्टिकुलर डिजीज में या कंडीशन में आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है तो वो कंडीशन के अंदर आपको जो अवॉइडेबल चीज़ें हैं वो तो वहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन में नहीं लिख दी गई, तो ये सारी चीज़ें एनालाइज करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमें ये देखना होता है कि किसी भी पर्टिकुलर ड्रग से पेशेंट को यहाँ पे एलर्जीज तो नहीं है या फिर कोई अनयूजुअल डोजेज तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखनी होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को हमें स्क्रीन करना होता है, एनालाइज करना होता है। तो जो भी पर्सन यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करता है ये सारी उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। दैट मीन्स जो भी आपका यहाँ पे फार्मासिस्ट अवेलेबल है जिसने आपका प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव किया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आ सकता है हैंडलिंग प्रिस्क्रिप्शन विच रिक्वायर्ड क्लैरिफिकेशन, ठीक है। क्लैरिफिकेशन की यहाँ पे बात हो रही है, तो क्लैरिफिकेशन का ये मतलब है कि कोई भी प्रिस्क्रिप्शन आपका ऐसा है जो यहाँ पे इनकम्प्लीट है या फिर उसके अंदर कोई भी डिटेल्स मिसिंग है, तो ऐसे केस के अंदर हम हमारी मर्जी से कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर सकते। उस केस में आपको डॉक्टर से क्लैरिफिकेशन करवाने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर डॉक्टर से भी नहीं तो जो भी आपका प्रिस्क्राइबर है, ठीक है, जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिखता है उसको हम प्रिस्क्राइबर बोलते हैं।
तो उस प्रिस्क्राइबर से आपको यहाँ पे कंफर्मेशन या फिर क्लैरिफिकेशन करवाना इंपॉर्टेंट होता है। जब आप कोई भी ऐसा प्रिस्क्रिप्शन आपने हैंडल किया है जिसके अंदर कोई भी आपको भी डाउट है पर्सनली, कोई अगर सेम जैसी जो साउंड अलाइक लुक अलाइक वाली जो ड्रग्स होती हैं जो एक जैसी दिखती है, जिनका एक जैसा नाम होता है, उसके अंदर जो कन्फ्यूजन हो सकती है, तो उस चीज़ को भी क्लियर करने के लिए हमें यहाँ पे प्रिस्क्राइबर को या फिर जो भी डॉक्टर है उसको यहाँ पे अप्रोच करना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे आ सकता है हैंडलिंग प्रिपरेशन इन स्टॉक आउट सिचुएशन। स्टॉक आउट सिचुएशन, स्टॉक आउट सिचुएशन कौन सी सिचुएशन होती है? नाम से यहाँ पे अंडरस्टूड है कि अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन या फिर पेशेंट आपके पास आया है, आपके पास एक प्रिस्क्रिप्शन आया है, ठीक है, उस प्रिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी आपको एक सॉल्ट नेम या मेडिकामेंट या पर्टिकुलर कोई भी ब्रांड नेम गिवन है, तो वो पर्टिकुलर चीज़ आपके स्टोर पे आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो उस चीज का यहाँ पे स्टॉक आउट हो रखा है। ठीक है, तो उस केस के अंदर आपको कैसे हैंडल करनी है? सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, प्रिस्क्राइबर से कांटेक्ट कर सकते हो, या तो मेजरली हम क्या करते हैं कि सेम जेनेरिक नेम का, सेम जेनेरिक नेम दैट मीन्स आपका कोई भी सॉल्ट नेम है। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, हम यहाँ पे पैरासीटामोल की बात करते हैं, पैरासीटामोल। ठीक है, पैरासीटामोल अब आपको पता है अलग अलग ब्रांड नेम में आती है, जैसे एक आपका पैरासिप आ रही है, दूसरा आपकी डोलो आ रही है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल से देखते हैं, डॉक्टर ने आपको डोलो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, दोनों 500 mg की ही है। mg आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करनी होती, भले ब्रांड हम यहाँ पे एक बार को ऑल्टरनेटिव या सब्सटीट्यूट दे सकते हैं, बट mg हमको यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करनी होती। तो जैसे अगर आपको डॉक्टर ने डोलो 500 mg के लिए कहा है और एट दैट टाइम आपके पास डोलो का स्टॉक आउट हो गया है, तो उस केस में आप यहाँ पे पैरासिप 500 mg भी दे सकते हैं, क्योंकि दोनों की mg सेम है, दोनों का जेनेरिक नेम दैट मीन्स दोनों का जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो यहाँ पे सेम है, सिमिलर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऐसे प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल कर सकते हैं। दूसरा, अगर सेम ही ब्रांड यहाँ पे चाहिए, ठीक है, एग्जैक्ट सेम ब्रांड, या जैसे हम इस पैरासीटामोल की बात ना करें तो कोई भी ऐसी ड्रग जो आपकी हाइपरटेंशन में दी जा रही है, जो डायबिटीज में दी जा रही है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, जो आपका एग्जैक्ट ब्रांड है अगर आपको वही यूज करना है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे जो भी आपका पेशेंट है उसको कह सकते हैं कि वो थोड़ा वेट कर सकता है, जो भी जब भी आपका स्टॉक इन होगा तो उस टाइम पे आप उसको वो पर्टिकुलर मेडिकामेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, प्रिस्क्राइबर से यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रिस्क्राइबर से कांटेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, उसका ऑल्टरनेटिव या उसका सब्स्टिट्यूट यहाँ पे हम पेशेंट को डिलीवर कर सकते हैं। और ये चीज़ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो पेशेंट की इंश्योरिटी है वो चीज़ यहाँ पे कंफर्म हो जाए, पेशेंट अपना डाउट में ना रहे कि डॉक्टर ने लिखा कुछ था और उसने दिया कुछ और है। ठीक है, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे अवॉइड करनी है, तो ऐसे आपको स्टॉक आउट सिचुएशन को मेंटेन करना रहता है। नेक्स्ट, इसके बाद आपके पास आता है प्रिपेयरिंग द मेडिसिन्स। ठीक है, जो हमने ए अभी पढ़ा था कि प्रोसेसिंग द प्रिस्क्रिप्शन, दैट मीन्स आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आया, उसको रिसीव किया, उसके बाद में आपको क्या क्या करना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास आता है प्रिपेयरिंग द मेडिसिन्स, प्रिपेयरिंग द मेडिसिन्स या फिर मेडिकेशन। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन के अंदर मेडिकामेंट या फिर मेडिकेशन गिवन है उसकी यहाँ पे प्रिपरेशन करवानी है। अब वो प्रिपरेशन हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, एक तो सबसे पहले आपको करनी होती है सेलेक्टिंग ऑफ ड्रग। प्रिपेयरिंग द मेडिकेशन में आपका सबसे पहला यहाँ पर आ सकता है फिलिंग। ठीक है, फिलिंग की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो फिलिंग की अगर हम यहाँ पे और डिटेल में बात करें तो इसके अंदर आपको सबसे पहला क्या करना पड़ता है, सेलेक्टिंग द मेडिकेशंस, सेलेक्टिंग द मेडिकेशंस। सेलेक्टिंग द मेडिकेशन के अंदर मेजरली ये आता है कि जो भी आपने प्रिस्क्रिप्शन को देखा, एनालाइज किया, ठीक है, उसके अंदर जो भी आपको ड्रग दी है तो उसकी सेलेक्टिंग आपको करनी है। उस चीज़ के लिए आपको यहाँ पे इंश्योर होना है कि जो भी आप मेडिसिन दे रहे हो वो मेडिसिन आपका यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, दैट मीन जो भी आपका नाम गिवन है आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आपने वही मेडिकामेंट जो यहाँ पे लिखा है वही आपने मेडिकामेंट अपना शेल्फ से उतार के ला के अपने डेस्क के ऊपर रखा है। ठीक है, दूसरा, अगर सिमिलर चीज़ में अगर कोई नाम है, दो जो इस साउंड अलाइक या लुक अलाइक वाली ड्रग्स होती हैं जिनका नाम एक जैसा होता है, साउंड अलाइक या फिर लुक अलाइक, ठीक है, जिनका साउंड या प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है या जो दिखती एक जैसी हैं, उनके अंदर मेजरली यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। तो उस केस के अंदर आपको ड्रग का नाम जो भी है उस पर्टिकुलर चीज़ को आपको ट्वाइस यहाँ पे रीड करना होता है, जस्ट टू इंश्योर। ठीक है, जस्ट फॉर द श्योरिटी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपकी सेलेक्टिंग द मेडिकेशन, दैट मीन कोई भी अगर जो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर नाम गिवन है, जो भी ड्रग का जेनेरिक नेम या ब्रांड नेम जो भी गिवन है उसको यहाँ पे अच्छे से रीड करना है, ट्वाइस आपको रीड करना है, देन आपको अपने शेल्फ से लेकर आना है और फिर उसके बाद एक और बार उसको यहाँ पे कंफर्म करना है कि सेम आपका ड्रग वो मैच कर रहा है, वही है ना। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो भी आप मेडिकामेंट यहाँ पे अब अपने जो देने जा रहे हो, जो डिस्पेंस करने जा रहे हो, ऑब्वियसली आपको उसकी एक्सपायरी डेट यहाँ पे चेक करनी होती है।
एक्सपायरी डेट आपको एनालाइज करनी है कि नियर एक्सपायरी भी है तो भी आपको उस पर्टिकुलर चीज को यहाँ पे अवॉइड करना होता है, ताकि जो भी है इनकम्पैटिबिलिटी कॉज ना हो किसी भी पेशेंट के अंदर, ठीक। नेक्स्ट आपको जो भी ड्रग है वो देखना होता है कि वो आपको ओरिजिनल पैकेजिंग के अंदर ही यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। ओरिजिनल पैकेजिंग दैट मीन अगर कोई भी टैबलेट है, कैप्सूल है, तो वो अपने ब्लिस्टर के अंदर अपना जो भी उसकी स्ट्रिप है उसके अंदर यहाँ पे अवेलेबल है, तो उसको आपको निकाल के नहीं देना है। जो भी उसकी ओरिजिनल पैकेजिंग है वही यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, क्योंकि वो क्या होती है, एक आपकी स्टैंडर्ड लेबलिंग भी यहाँ पे प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो कोई भी डाउट होगा पेशेंट के पास या फिर डॉक्टर के पास तो उस चीज का यहाँ पर कोई रोल नहीं रहता, ठीक है। तो सिलेक्टिंग द मेडिकेशन के अंदर आपको जो भी मेडिकामेंट आप सिलेक्ट करते हो ये सारे पैरामीटर्स आपको यहाँ पे एनालाइज करने रहते हैं, ठीक है। जब हम दूसरे इसके अंदर ये आपका ए पॉइंट था, नेक्स्ट इसके अंदर हम यहाँ बी पॉइंट की बात करते हैं, एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन। एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं कंपाउंडिंग। इसका मेजरली यहाँ पे मीनिंग है कि जो भी मेडिकामेंट्स आपके मार्केटेड प्रिपरेशंस अवेलेबल जो नहीं है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे आपको कंपाउंड करना है या उस मेडिकामेंट को जहाँ पे बनाना है, तो वो प्रिपरेशन आपकी एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशंस होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि आपको कुछ अमाउंट पीसीएम का चाहिए, कुछ आपको यहाँ पे डाइक्लोफेनिक चाहिए, और इसी के साथ में आप एक और सॉल्ट अपना ऐड करना चाहते हो जो आपका सीवियर पेन यहाँ पे कॉज कर रहा है, तो उसके साथ आपने एक और यहाँ पे एनाल्जेसिक को ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन अगर मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है तो इस चीज़ को आपको कंपाउंड करना है अपने स्टोर के अंदर, जैसे कोई भी पीसीएम है या डाइक्लोफेनिक है या जो भी कोई सॉल्ट है, उन तीनों चीज़ों को आपको एक साथ यहाँ पे प्रिपेयर करना है और एक अच्छे कंटेनर के अंदर फिल करके फिर डिस्पेंस करना है। तो ऐसी प्रिपरेशन जिनको आप अलग से बनाते हो वो आपकी एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशंस यहाँ पे कहलाती है, या फिर हम इसको कंपाउंडिंग ऑफ द ड्रग भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये जो भी एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन की जब आप प्रिपरेशन करोगे तो ऑब्वियसली जो भी यहाँ पे एनवायरनमेंट है वो आपका क्लीन होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, एसेप्टिक होना चाहिए, कोई भी वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसी के साथ साथ में जब आप कोई भी मेडिकामेंट यहाँ पे बना के दे रहे हो तो आपको उसको एक वेल क्लोज्ड कंटेनर और क्लोजर के साथ में पैक करना रहेगा। जैसे इसके अंदर तो जो भी हमारी ओरिजिनल पैकेजिंग अवेलेबल थी, बट इसके अंदर ओरिजिनल पैकेजिंग आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए आपको एक सूटेबल कंटेनर और क्लोजर यहाँ पे प्रोवाइड करना रहेगा। नेक्स्ट इसके साथ में इसकी जो लेबलिंग होती है उसके ऊपर भी यहाँ पे एक्स्ट्रा केयर रखनी रहेगी, क्योंकि ऑब्वियसली एक मार्केटिंग प्रिपरेशन है वो स्टैंडर्ड लेबल के साथ है, बट एक एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन का आपके पास लेबल अवेलेबल नहीं होता, तो उस चीज़ के लिए आपको एक ऐसा लेबल प्रिपेयर करना है जो भी चीज़ इन सारी चीज़ों को यहाँ पे फुलफिल कर सकता है, जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है। दैट मीन्स जो भी आपका यहाँ पे लेबल रहेगा उसके अंदर आप नाम लिख सकते हो, एक तो पेशेंट की डिटेल्स यहाँ पे आपकी पूरी रहेगी कि आपकी जो भी एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन है वो कौन से पेशेंट की है, ठीक है, पेशेंट की डिटेल यहाँ पे रहेगी। दूसरा फिर उसके बाद में आपकी जो भी प्रिपरेशन आपने बनाई है उसका इंग्रेडिएंट रहेगा, उसकी क्वांटिटी रहेगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर रखोगे। दूसरा जब आप डिस्पेंस कराओगे तो डिस्पेंस करना है, दैट मीन्स वो पर्टिकुलर मेडिकामेंट आपको किस तरीके से लेना है, रात को लेना है, दिन में लेना है, बिफोर मील, आफ्टर मील, जो भी डिस्पेंसिंग के इंस्ट्रक्शन होंगे वो चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल करवानी है। तो जो भी एक एक्यूरेट लेबल होता है उस सारी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करना रहेगा जब आप एक एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हो तो, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है फिलिंग के बाद हमारा नेक्स्ट होता है लेबलिंग। नेक्स्ट इज लेबलिंग। लेबलिंग में हमने देखा कि जो भी सबसे पहले हमने ये चीज़ को एनालाइज किया कि जो भी आप यहाँ पे मेडिकामेंट प्रोवाइड कर रहे हो उसकी जो भी लेबलिंग यहाँ पे होनी चाहिए वो आपकी ओरिजिनल पैकेजिंग में आपको प्रोवाइड करनी है, ठीक है। ओरिजिनल पैकेजिंग यहाँ पे हमें प्रोवाइड करनी होती है। अगर ओरिजिनल पैकेजिंग अवेलेबल नहीं है तो उस केस में आपको लेबल प्रिपेयर करना रहेगा, और वो लेबल जो भी आप प्रिपेयर करते हो वो लिजाएबल होना चाहिए। हमने पहले भी डिस्कस किया है, दैट मीन्स कि ये रीडेबल होना चाहिए, या फिर कंप्यूटराइज्ड या फिर प्रिंटेड भी हो सकता है। नेक्स्ट इसके साथ में अगर ओरिजिनल लेबल आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उस केस में जो भी लेबल आपने प्रिपेयर किया है उसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो एक लेबल के अंदर यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। जो भी पेशेंट के लिए इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होनी चाहिए वो सारी चीज़ें उस लेबल के अंदर रिक्वायरमेंट है कि वो सारी चीज़ें वो फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसके साथ अगर आपके पास पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट अवेलेबल है तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पे अपने पेशेंट को प्रोवाइड करनी है, ठीक है। पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट दैट मीन्स आपने कुछ कुछ मेडिकामेंट ऐसे देखे होंगे जिसके अंदर एक आपका लीफलेट सा निकलता है, एक प्रिस्क्रिप्शन टाइप, एक एनालाइज आप, एक प्रिस्क्रिप्शन टाइप नहीं, पेपर सा जिसके अंदर, ठीक है। जैसे आपने बहुत सारी ड्रग ऐसी देखी होंगी जिसके अंदर आपको एक बॉक्स के अंदर एक
पेपर मिलता है, उसके अंदर सारे इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि ये क्या चीज़ है, किस तरीके से काम करना है, हाउ टू यूज़, आपको कैसे इस्तेमाल करना है, आपको क्या-क्या इसके अंदर ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें आपकी पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट हो सकती है। तो जिस भी चीज़ के साथ आपका PIL अवेलेबल है, वो चीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवानी रहती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक आइडियल लेबलिंग की बात करते हैं, तो एक आइडियल लेबल के अंदर यहाँ पे आपकी कौन-कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जिसको हमको कंसिडर करना चाहिए, वो उसकी एक लिस्ट है यहाँ पे। तो उसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा, नेम, एड्रेस या फिर कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द हॉस्पिटल, क्लिनिक, फार्मेसी, ठीक है। हमने पहले भी जब प्रिस्क्रिप्शन को स्टडी किया है तो हमने देखा है कि जो भी आप एक प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे बनाते हैं, उस प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर आपका यहाँ पे जो भी हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, उसका यहाँ पे नाम रहता है, ठीक है। तो जो भी आपका प्रिस्क्राइबर है उसकी डिटेल यहाँ पे रहेगी। फिर नेक्स्ट इसके बाद आपकी रहती है पेशेंट की डिटेल्स। यहाँ पे आपका पेशेंट का नाम वगैरह रहता है, ठीक है। तो पेशेंट की डिटेल्स हमने यहाँ पे रखनी होती है, जिसके अंदर आपका पेशेंट का नेम, एज, उसकी जेंडर या फिर जो भी उसकी डायग्नोसिस आपने की है, वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है नेम ऑफ द मेडिकेशन। अब ये जो आपने डॉक्टर ने जो भी आपको ड्रग्स दी है वो आपकी जेनेरिक है या ब्रांडेड है, तो उन सब का नाम यहाँ पे रहता है, ठीक है। RX हमने पहले भी डिस्कस किया है। RX आपका क्या होता है, एक प्रे टू गॉड होती है कि जो भी आपका पेशेंट है वो जल्दी से हील हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास आता है डोजेज फॉर्म विद स्ट्रेंथ और क्वांटिटी। जो भी आपकी यहाँ पे ड्रग्स आपने लिखी है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, दैट मीन्स कोई 500 mg है, 20 mg है, ये उसकी स्ट्रेंथ लिखनी है। और क्वांटिटी कितनी, जैसे BD है, AD है, दैट मीन्स आपकी कितना दिन में लगेगा, कंज्यूम होगा, वो चीज़ यहाँ पे आपको मेंशन करनी रहती है। नेक्स्ट इसके बाद आती है डायरेक्शन फॉर द यूज, दैट मीन्स आपको किस तरीके से वो चीज़ काम करना है। अब उसके अंदर आपका डोज आ सकता है, फ्रीक्वेंसी आ सकती है और ड्यूरेशन आ सकती है कि डोज कितनी है, कितने टाइम तक लेनी है, क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी, दिन में 3 बार लेनी है, 4 बार लेनी है, और 3 दिन तक लेनी है, 4 दिन तक लेनी है, वो आपका पर्टिकुलर ड्यूरेशन यहाँ पे रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके साथ में डेट ऑफ द सप्लाई, जो जिस भी दिन आपने प्रिस्क्रिप्शन दिया है उसकी डेट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो चीज़ यूजुअली हमारी टॉप ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन ही रहती है, ओके। नेक्स्ट इसके साथ में एक्सपायरी डेट, जो भी आपकी ड्रग्स होती है उसकी एक्सपायरी डेट को यहाँ पे एनालाइज करना होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कोई आपका, जैसे आपने ड्रग को प्रिपेयर किया है, दैट मीन आपका कोई भी एक्सपेंटोनियस प्रिपरेशन है, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट को प्रिपरेशन उसकी लिखनी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में आता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, दैट मीन्स कोई भी प्रिपरेशन आपने बनाई है, या फिर एक तो ओरिजिनल पैकेजिंग है या दूसरा कोई एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन है, तो उसके अंदर अगर वो हमें सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ के लिए ही करना है, तो वो चीज़ें आपको स्टेटमेंट ऐसे वहाँ पे लिखने रहते हैं, वहाँ ऐसी चीज़ों को मेंशन करना होता है कि फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, फॉर आई यूज़ ओनली, या फिर जो भी एक पर्टिकुलर यूज़ के लिए वो बनाई गई है उसका यहाँ पे प्रॉपर एक स्टेटमेंट यहाँ पे होना चाहिए। जैसे अगर आपका कोई सस्पेंशन है तो हम सस्पेंशन के अंदर क्या लिख सकते हैं, शेक वेल बिफोर यूज़। तो जितना भी ऐसा स्टेटमेंट है ये आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है, क्लियर। नेक्स्ट इसके साथ में स्पेशल प्रिकॉशनरी लेबल, दैट मीन्स इसके अलावा और कोई काम है, जैसे इसको स्टोर एट द फ्रिज, या फिर स्टोर इन द कूल टेम्परेचर, या फिर उसके साथ में अगर ये कोई इरिटेशन कॉज कर सकता है, सेडेटिव कॉज कर सकती है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी रहती है। जैसे आपने फार्मास्यूटिक्स में देखा होगा, जब आप कोई भी अपनी लैब में आपने टैबलेट वगैरह प्रिपेयर किए तो आप एक लेबल बनाते हो, ठीक है। तो उस लेबल की यहाँ पे बात हो रही है। उस लेबल के अंदर जो भी हमारा, जैसे जिसने बनाया है उसका नाम आता है, उसके अंदर किस पेशेंट के लिए हमने बनाई है उस पेशेंट का नाम आएगा, दूसरे जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ पे लिए हैं, जो भी आपकी इंग्रेडिएंट लिस्ट होती है उसका नाम यहाँ पे आ सकता है। तो ये सारी चीजें आपका जो भी कंटेनर है, जो भी मेडिकमेंट है, उसके लेबल की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन और लेबल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। प्रिस्क्रिप्शन के बहुत सारे पार्ट होते हैं, हमने देखा, बट ये आपका एक सिर्फ लेबल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो भी आप एक लेबल बनाते हो किसी भी ड्रग का, या तो ओरिजिनल पैकेजिंग है तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, बस चीज़ों को एश्योर करना है, उनको एक बार देखना है और फिर उस पर उसको आप डिस्पेंस कर सकते हो। बट अगर एक्सटेम्पोनियस प्रिपरेशन है तो उस केस के अंदर आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंशन करनी रहती है जब आप कोई भी लेबल को प्रिपेयर करते हो तब, ओके। नेक्स्ट इसका लेबलिंग के बाद आपका एक बहुत छोटा सा पॉइंट आता है, दैट इज चेकिंग। चेकिंग में हमको बस एश्योरिटी लेनी होती है, या हमें बस इंश्योर करना होता है कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर आपका मेडिसिन लिखा है, जो भी मेडिकमेंट लिखा है, सेम मेडिकमेंट आप यहाँ पे डिलीवर कर रहे हो, ठीक है। तो उस चीज़ की आपकी एश्योरिटी यहाँ पे आपको लेनी होती है, तो वो आपका इसका थर्ड पार्ट आता है, विच इज चेकिंग, ओके। जैसे हमने A B देखा, वैसे ही आपका इसके अंदर C आता है, अब आपका काउंटर चेकिंग। काउंटर चेकिंग बेसिकली
ये रेयर होती है या फिर उस केस में हो सकती है जब आपका कोई भी ट्रेनी है या जो भी आपका एम्प्लॉय है वह बिल्कुल फ्रेशर है, उसको कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं है, ठीक है। काउंटर चेकिंग का बेसिकली ये मतलब है कि एक बार तो यहाँ पे चेक हो गई, ये चेक किसने की है, जिसने भी यहाँ पे डिस्पेंस किया है, ठीक है। कोई भी यहाँ पे टेक्नीशियन है या फार्मासिस्ट है, उसने यहाँ पे उसको डिस्पेंस करने से पहले चेक किया है। काउंटर चेकिंग दैट मीन्स उसको क्रॉस चेक करवाना। अब क्रॉस चेक इसका कोई भी यहाँ पे सीनियर भी कर सकता है, सीनियर फार्मासिस्ट यहाँ पे चेक कर सकता है, या फिर कोई भी ऐसा फार्मासिस्ट अदर देन हिम जिसने डिस्पेंस किया है, उसके अलावा कोई भी थर्ड पर्सन यहाँ पे आके चेक करता है, तो वो पर्टिकुलर चीज आपकी काउंटर चेकिंग होती है, ठीक है। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बस उस चीज में इंपॉर्टेंट है कि जो भी फार्मासिस्ट अभी आपका डिस्पेंस कर रहा है वो एक्सपीरियंस नहीं है या फिर ट्रेनी है, तो उसकी चीजों को आपको यहाँ पे इंश्योर करने के लिए हम काउंटर चेकिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका काउंटर चेकिंग के बाद आती है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिकॉर्डिंग का ये मतलब है कि जो भी आपने ड्रग यहाँ पे डिस्पेंस की है, जो भी ड्रग आपने सप्लाई की है, सेल की है, उसका रिकॉर्ड आपको यहाँ पे एज अ फार्मासिस्ट मेंटेन करना है, ठीक है। तो बेसिकली रिकॉर्डिंग आपका क्या प्रोवाइड करता है, आपका गुड मैनेजमेंट सर्विसेज यहाँ पे होती है, गुड मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सर्विसेज। जैसे किसी भी चीज़ की ड्रग की आपने सेल को अगर मेंटेन करके रखा है, तो वो आप ही के स्टोर की मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। जब भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो या फिर उस पर्टिकुलर चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन करने जा रहे हो, तो आपको क्या क्या चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रखना होता है। एक तो जो आपकी डेट ऑफ सप्लाई है, सप्लाई या फिर हम यहाँ पे सेल कह सकते हैं कि आपने किस दिन इस पर्टिकुलर मेडिकामेंट को सेल किया था। दूसरा यहाँ पे आ सकता है कि जो भी आपका मेडिकामेंट है, उस मेडिकामेंट का नेम क्या है, नेम ऑफ द मेडिकामेंट, और दूसरा आपने इसकी क्वांटिटी यहाँ पे कितनी सप्लाई की है, ठीक है। नेक्स्ट किसको सप्लाई किया है, दैट मीन्स नेम ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का नेम और यहाँ पे उसका एड्रेस भी आ सकता है। नेक्स्ट इसी के साथ में अगर कोई भी साइकोट्रोपिक ड्रग है या फिर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है, तो उस केस में हम यहाँ पे नेम ऑफ द प्रिस्क्राइबर भी लिख सकते हैं, नेम ऑफ द प्रिस्क्राइबर, कि दैट मीन्स ये पर्टिकुलर मेडिकामेंट इस डॉक्टर ने या इस प्रिस्क्राइबर ने प्रिस्क्राइब किया था, इसीलिए हमने वहाँ पे वो पर्टिकुलर ड्रग को डिस्पेंस किया है, ठीक है। तो उसका आपको यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। अब इस रिकॉर्डिंग के बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आता है इशूइंग मेडिसिन टू द पेशेंट, मतलब ये सारी चीज़ें आपने करने के बाद अब आपको आपके जो भी पेशेंट है उसको अपनी पर्टिकुलर ड्रग को डिस्पेंस करवाना है, ठीक है। दैट मीन्स सबसे पहले हमने एक बार क्या देखा था, जब भी हम किसी पेशेंट को यहाँ पे मेडिसिन को डिस्पेंस कर रहे हैं, तो फार्मासिस्ट किसी भी पेशेंट को यहाँ पे क्या कर रहा है, फार्मासिस्ट ने किसी भी पेशेंट को यहाँ पे मेडिसिन को इशू कराया है। तो जब वो चीज़ को इशू करा रहा है, तो उस टाइम पे उसको 5 आवर्स को यहाँ पे कंटिन्यू करना होता है, या फिर 5 आवर्स को यहाँ पे माइंड में रखना होता है। दैट मीन्स राइट पेशेंट, कि जो भी आपने पेशेंट देखा है जिसका प्रिस्क्रिप्शन है उसी का यहाँ पे आपने मेडिकामेंट दिया है, कोई भी मिसमैच नहीं हुआ है। दैट मीन्स अगर कोई भी 2-3 प्रिस्क्रिप्शन आए हैं तो मिक्सअप नहीं हुआ है, किसी और का कहीं और नहीं गया है, तो जिसका भी पेशेंट है उसका मेडिकामेंट ही यहाँ पे आपको दिया जा रहा है, ठीक है। फिर वैसे ही आपका राइट मेडिसिन, कि जो भी आपका पेशेंट है, पेशेंट सही है तो उस पेशेंट जो भी पेशेंट है उसकी आपकी राइट मेडिकेशंस आपने यहाँ दी है, ठीक है। फिर राइट मेडिकेशन देने के बाद आपने देखा है कि जो मेडिकेशन आपने दी है उसका जो डोज है वो भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट इसी के साथ में जो रूट है, जिस भी तरीके से आपको वो प्रोवाइड करना है, कि ओरल रूट है या फिर जो भी XYZ कुछ भी रूट है, तो वो आपको रूट को यहाँ पे एनालाइज करना है, या फिर हम ये कह सकते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि आपको वो अपनी बॉडी में किस तरीके से एडमिनिस्टर करना है। नेक्स्ट और यहाँ पे क्या आ सकता है, राइट टाइम, कि आपने कौन से बिल्कुल राइट एक्यूरेट टाइम के ऊपर आपने अपनी ड्रग की डिस्पेंसिंग की है, ठीक है। तो जब भी एक फार्मासिस्ट पेशेंट को मेडिसिन इशू कर रहा है तो उसको 5 आवर्स का यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। राइट पेशेंट है, राइट मेडिकेशन है, राइट डोज है, राइट रूट है और राइट टाइम है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। और जब इसके साथ साथ में कोई भी फार्मासिस्ट अगर पेशेंट को कोई भी ड्रग का या फिर किसी भी मेडिसिन का यहाँ पे इशू कर रहा है, तो उसको ये जो राइट एडमिनिस्ट्रेशन है इसके बारे में यहाँ बहुत अच्छे से बताना होता है, तो ठीक है। वैसे ये जो ई है, वैसे इसी का नेक्स्ट अगर हम डिटेल में बात करें तो एफ फैक्टर आपका यहाँ पे क्या हो सकता है, पेशेंट का काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग के अंदर क्या हो सकता है, जो भी आपने राइट रूट बताया है उसी को यहाँ पे और डिटेल में एक्सप्लेन करना है। वो आपको अपनी बातें बताएगा, आपको उन चीज़ों को एनालाइज करना है और आपको अपनी बातें उसको बहुत अच्छे से समझानी है कि कोई मेडिकामेंट है, कितना लेना है, किस तरीके से लेना है। जैसे रूट की अगर हम बात करें, मान लो आपको 1 टेबल स्पून
या 1 टीस्पून जितना भी है वो आपको, कोई भी सिरप है, सॉल्यूशन है, वो वहाँ पे इनटेक करना है। तो उसके लिए वो आपको क्वांटिटी के बारे में एनालाइज करवाए, या जो भी आपको मेजरिंग कोई कंटेनर है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए। ये सारी चीज़ें पेशेंट काउंसलिंग के अंदर आती है, ठीक है। और जो भी इसके अंदर पेशेंट काउंसलिंग के अंदर जो भी पेशेंट, जो आपके जैसे क्रोनिक पेशेंट्स हैं, जो भी काफ़ी लंबे समय से कोई भी मेडिकामेंट ले रहे हैं, तो उन क्रोनिक पेशेंट की भी काउंसलिंग करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ में जो भी आपके क्रोनिक पेशेंट है उनका यहाँ पे आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके पेशेंट्स हैं उसका रिकॉर्ड यहाँ पे आप मेंटेन करते हो कि जो भी आपने मेडिकेशन दी है वो क्या क्या मेडिकेशन आपने प्रोवाइड कराई है और आपने किस तरीके से अपने उस पेशेंट को काउंसिल किया है। ऑब्वियस बात है, अगर क्रोनिक है तो वो आपके पास काफ़ी लंबे टाइम से आ रहा है कोई एक सेम मेडिकामेंट लेने के लिए, तो उस चीज़ के अंदर अगर उसका कोई भी डाउट होता है या क्वेश्चन होता है तो उस चीज़ को यहाँ पे आपको क्लियर आउट करना रहता है। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद में आपके पास एक जी फैक्टर आता है, दैट मीन्स मेंटेन स्टॉक्स या फिर मेंटेनिंग फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स, ठीक है। फार्मास्यूटिकल स्टॉक, जैसे अब आपने कोई भी मेडिकामेंट यहाँ पे अपना प्रोवाइड किया है तो आपका स्टॉक मैनेजमेंट भी आपको वहाँ पे पैरेलली करते चलना है। जैसे आज अगर आपने इतना इतना मेडिकेशन दिया है तो वो सारा मेडिकेशन का आपको स्टॉक मेंटेन करना है कि अब आपका कितना बचा था, कितना बचा है, आप और कितने दिन तक ये चीज़ सर्वाइव हो सकती है। नेक्स्ट आपको कब ऑर्डर प्लेस करना है, रीऑर्डर, क्वान्टिटी, सप्लाई, डिमांड, ये सारी चीज़ें स्टॉक जब मेंटेन होता है तभी ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कन्फर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार हम इस सारे पॉइंट्स को दोबारा कंसिडर करके चलते हैं कि आपको एक प्रिस्क्रिप्शन की डिस्पेंसिंग के अंदर आपको एक्चुअली करना क्या पड़ता है। तो इसमें हमने सबसे पहले देखा था डिस्पेंसिंग प्रोसेस में आपके पास आती है प्रोसेसिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन दैट मीन जो भी प्रिस्क्रिप्शन है उसको स्क्रीन करना है, उसको वैलिडेट करना है, जो भी उसके अंदर पेशेंट की, प्रिस्क्राइबर की, पेशेंट की डिटेल्स हैं, जो भी मेडिकामेंट की डिटेल्स हैं, उन सारी चीज़ों को बहुत डीपली एनालाइज करना है, ठीक है। तो इसी के अंदर आपका फिर दूसरा एक पार्ट आता है इंटरप्रिटेटिंग द प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, दैट मीन जो भी आपकी डोज है उसकी डोज की फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, डोजेज जो भी है उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट इसी के अंदर है आपका हैंडलिंग प्रिस्क्रिप्शन विद द क्लैरिफिकेशन, जिन भी प्रिस्क्रिप्शन को क्लैरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है हम वो यहाँ पे एनालाइज करते हैं। अगर हमें थोड़ा भी डाउट है तो उस केस में हम हमारे प्रिस्क्राइबर को वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और सेम ही यहाँ पे स्टॉक आउट सिचुएशन में आपको किस तरीके से एक्ट करना है, अपने पेशेंट को किस तरीके से वहाँ पे हैंडल करना है। नेक्स्ट आपके पास आता है प्रिपेयरिंग ऑफ द मेडिकेशन, जैसे आपने प्रिस्क्रिप्शन लिया, प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव किया, स्क्रीन किया, एनालाइज किया, उसके बाद में अब आपको मेडिकेशन को प्रिपेयर करना है। मेडिकेशन या अगर आपकी ओरिजिनल है तो उस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से निकालना है और अपना डिस्पेंस करना है, या फिर अगर एक्सपेंटोरियस प्रिपरेशन है तो उसको वहाँ पे अच्छे से प्रिपेयर करना है इन अ वेरी गुड मैनर, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में जो भी प्रिपरेशन आप करोगे तो उसकी आपको लेबलिंग यहाँ पे करनी रहेगी। लेबलिंग में हमने देखा कि ये सारे पैरामीटर्स आपके पास इंपॉर्टेंट होते हैं। लेबलिंग के बाद जो भी हम चीज़ कर रहे हैं या जो भी एक फार्मासिस्ट ने जितनी भी चीज़ों को डिस्पेंस किया है उसको वो खुद से चेक करे। एक तो वो खुद से चेक करेगा, दूसरा अगर कोई और उसकी चेकिंग करता है, रीचेक करता है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम यहाँ पे काउंटर चेकिंग बोलते हैं, ठीक है। और वो कौन करता है? कोई भी आपका सीनियर फार्मासिस्ट करता है। नेक्स्ट इसके बाद में क्या होगा, अब आप मेडिसिन को इशू कर सकते हो। आपने क्या किया, प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल किया, ठीक है, हर तरीके से उसको हैंडल कर दिया, मेडिकेशन की सिलेक्टिंग कर दी, प्रिपरेशन कर दिया, उसकी लेबलिंग कर दी। अब आपको जो भी मेडिकामेंट है उसको आपको यहाँ पे इशू करवाना रहेगा। अब इशू करवाने के लिए आपको 5 आवर्स को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। इशू करवाने के साथ साथ ही हम मेडिकेशन की काउंसलिंग करते हैं, मेडिकामेंट की काउंसलिंग करते हैं, या फिर पेशेंट की यहाँ पे हम काउंसलिंग करते हैं, ठीक है। पेशेंट काउंसलिंग होने के बाद में अब आपका लास्ट में रहता है मेंटेन फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स। जो भी आपका स्टॉक आपने बनाया था उन सारे स्टॉक्स को आपको यहाँ पे एनालाइज करना होता है।